हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर केमिस्ट्री सेक्शन में चैप्टर नंबर 7 जो है आपका मेटलर्जी, उसके फिल इन द ब्लैंक्स लेकर आपके सामने हाजिर हैं। मेक श्योर हूँ कि आपने इससे पहले एमसीक्यू देखा हुआ हो और ये चैप्टर तो पढ़ा हो ना, मस्ट है। एमसीक्यू नहीं देखा तो भी चलेगा, लेकिन चैप्टर पढ़ा हुआ ना, चैप्टर पढ़ा हुआ आपका थरली होना मस्ट है। यानी अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दो, पहले जाओ चैप्टर अच्छे से पढ़ के आओ, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चंस करो। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द मेटल अदर देन एल्युमिनियम प्रेजेंट इन ड्यूरालिमिन। ड्यूरालिमिन आपका एक एल्युमिनियम का एलॉय होता है। कह रहा है एल्युमिनियम के अलावा इसमें और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो ड्यूरालिमिन में Al से आप एल्युमिनियम याद रखोगे, Mn से आप याद रख सकते हो मैग्नीज, मैग्नीशियम, और साथ ही साथ कॉपर भी होता है। यानी 3 चीज़ें एल्युमिनियम के अलावा भी प्रेजेंट होती हैं, मैग्नीज, मैग्नीशियम और कॉपर। ठीक है, तीनों में से कोई भी एक नाम लिख दो, कॉपर लिख देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है। द ओर फ्रॉम विच एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड मस्ट फर्स्ट बी ट्रीटेड विथ NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। कह रहा है वो वाला ओर जिससे एल्युमिनियम को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, यानी ले दे के बॉक्साइड ओर की बात कर रहा है, Al2O3.2H2O। कह रहा है इसको सबसे पहले किसके साथ ट्रीट करोगे, तो आप NaOH के साथ ट्रीट करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कॉस्टिक सोडा कहते हैं। तो आपको मिलेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और कुछ मोल वाटर के मिलेंगे। ठीक है, ये पहला स्टेप होता है। तो किससे ट्रीट कराओगे, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। नेक्स्ट देखो, एल्युमिनियम इज एन, अब देखो ये सारी चीज़ें वही समझ पा रहा होगा जिसने चैप्टर पढ़ा हुआ है, जिसने नहीं पढ़ा है उसके ऊपर से जा रही होंगी। ठीक है, इसी वजह से कह रहा हूँ पहले चैप्टर पढ़ो, उसके बाद सारे क्वेश्चंस करो। थर्ड देखो, एल्युमिनियम इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट मेटल इन ड्यूरेलिमिन सिंस इट इज़। कह रहा एल्युमिनियम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेटल है ड्यूरेलिमिन का, क्योंकि एल्युमिनियम का वज़न कम होता है, लाइट वेट है। ठीक है, इस वजह से ये इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेटल है। लिख लो, लाइट वेट है ये। नेक्स्ट देखो, इन अ थर्मेटिक मिक्सचर। थर्मेटिक मिक्सचर क्या होता है, देखो एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन होता है, यानी आपका Fe2O3 का रिएक्शन होता है एल्युमिनियम के साथ, इसको कहते हैं थर्मेटिक मिक्सचर। और यहाँ से आपको मिलता है Al2O3 और साथ में Fe। तो यहाँ पे एल्युमिनियम ने क्या किया है, Fe2O3 को यानी आयरन थर्ड ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे रिड्यूस। नेक्स्ट देखो, प्योर एल्युमिनियम ऑक्साइड इज डिजॉल्व इन डैश टू मेक अ कंडक्टिंग सोल्यूशन। कह रहा है प्योर एल्युमिनियम ऑक्साइड को किसके साथ मिलाया जाता है ताकि पूरा सोल्यूशन कंडक्टिंग हो जाए, तो वो होता है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट, और ये होता है आपका एल्युमिनियम की जब हम रिफाइनिंग करते हैं ना बॉक्साइट और से, तो उसके अंदर जो 5th स्टेप होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन जिसे आप कहते हो, हॉल हेराल्ड प्रोसेस ने भी कह सकते हो उसको, हॉल हेराल्ड साइंटिस्ट ने दिया था, उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी आपके बॉक्साइट और को या Al2O3 को आप मिलाते हो, एल्युमिनिया जिसे कहते हैं, उसको क्रायोलाइट के साथ मिलाते हो, Na3AlF6 के साथ मिलाते हो ताकि वो एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन बना सके। नेक्स्ट क्या है, देखो पाइन ऑयल यूज्ड इन फ्रॉथ फ्लोटेशन एक्ट एज अ डैश। फ्रॉथ की तरह काम करता है। अच्छा, अब ये क्या है, आपका जो सेकेंड स्टेप होता है, ठीक है, किसी भी और की रिफाइनिंग जब हम करते हैं उसमें जो सेकेंड स्टेप होता है, पहला स्टेप क्या होता है, ग्राइंडिंग करना, और को लाओ पीस दो। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, कंसनट्रेटेड या कंसनट्रेशन, समझ रहे हो ना, यानी जो है उसमें से ज़्यादा गंदगी को बाहर निकालना, और की संख्या को बढ़ाना। तो उसमें 3 मेथड होते हैं, एक आपका लेविगेशन होता है यानी ग्रेविटी की मदद से सेपरेट करना, दूसरा होता है मैग्नेटिक सेपरेशन, और थर्ड जो होता है उसको कहते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन। इसमें क्या करते हैं, इसमें पाइन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, और जितने भी जिंक सल्फाइड के ओर होते हैं ना, वो पाइन ऑयल के साथ, क्योंकि वो हल्के होते हैं जिंक सल्फाइड के ओर, तो वो पाइन ऑयल के साथ चिपक के ऊपर झाग बना लेते हैं, और जितनी भी गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाती है जब हम उसके अंदर कंप्रेस्ड एयर को पुश करते हैं। अब ये चीज़ें पढ़ी होंगी तभी समझ में आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। ठीक है, तो कह रहा पाइन ऑयल किस चीज़ की तरह एक्ट करता है फ्लोटेशन प्रोसेस में,
तो वो एज अ फ्रॉथ, वो एज अ झाग की तरह इस्तेमाल होता है। होता क्या है, कुछ नहीं होता, पाइन के साथ जो सल्फाइड हो रहे हैं वो आके चिपक जाते हैं और ऊपर रहते हैं सतह पे। क्यों चिपकते हैं, क्योंकि सल्फाइड और हल्के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखो क्या लिखा है, लिखा है अ डैश इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और अ मेटल एंड अ, बेसिकली एलॉय की बात कर रहा है। ठीक है, एलॉय क्या होता है आपका, एक होमोजेनियस मिक्सचर है जो कि दो मेटल या दो नॉन मेटल से मिलकर बना होगा, या तो एक मेटल होगा, एक इसमें क्या होगा, नॉन मेटल होगा। एकदम बेसिक बेसिक सवाल है, देख लो। नेक्स्ट क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलॉय आर नॉट नेसेसरली डैश बिटवीन दोज ऑफ इट्स डैश। कह रहा है जो एलॉय की प्रॉपर्टी है वो ज़रूरी नहीं है कि अगर जो उसके कंस्टिट्यूएंट हैं उसके बीच की ही प्रॉपर्टी हो। ठीक है ना, वो तो डिपेंड करता है कि कौन सा कंस्टिट्यूएंट कितने रेशियो में डाला गया है। ठीक है ना, तो आर नॉट नेसेसरली इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट, यानी अगर दो मेटल को मिलाया गया है तो ज़रूरी नहीं है कि जो एलॉय बने उसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी आधी आधी हो। वो प्रॉपर्टी आधी आधी होना या जितने भी अमाउंट में आना एलॉय में, वो उस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि कितने रेशियो में लिए गए हैं। ये समझ रहे हो ना, बिटवीन दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। नेक्स्ट क्या है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज ऑलवेज लेस दैन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल। ये चीज़ है, ये इसका फैक्ट है कि अगर मान लो दो मेटल को मिला करके एक अलॉय बनाया गया है, या मान लो एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिला करके एक अलॉय बनाया गया है, तो जो अलॉय बनेगा ना उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है। ठीक है, ये चीज़ खासियत होती है अलॉय की। नेक्स्ट देखो, एन अलॉय इन विच डैश इज प्रेजेंट एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट इज कॉल्ड फेरस अलॉय। फेरस अलॉय किसको कहेंगे, जिसमें फेरस मौजूद होगा। फेरस का मतलब क्या होता है, आयरन। ठीक है, ये तो नाम से ही लग रहा है इसके कि अगर फेरस अलॉय कह रहे हैं तो इसका मतलब उसके अंदर आयरन मौजूद है। ठीक है, लिखा है द अलॉय दैट कंटेन लेड इज, कह रहा है ऐसा अलॉय जिसके अंदर लेड होगा उसको क्या कहेंगे, तो उसको सोल्डर कहते हैं, सोल्डर। ठीक है, और अगर एक चीज़ पूछा कि एन अलॉय दैट कंटेन्स मरकरी, ऐसा अलॉय जिसके अंदर मरकरी होगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं अमेलगम। ठीक है, सोल्डर बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइप का अलॉय है। ठीक है, जो दो मेटल्स को जोड़ने के लिए काम आता है। ठीक है ना, ये बेसिकली लेड और टिन का अलॉय होता है। तो कह रहा था एक अलॉय का नाम बताओ जिसमें लेड हो, तो वो आपका सोल्डर है। लेकिन अगर एक जनरल वे में पूछे कि ऐसा अलॉय जिसके अंदर मरकरी प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं अमेलगम। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, एन अलॉय यूज्ड फॉर मेकिंग केसेस फॉर कैट्रिजेस इज, कह रहा ऐसा अलॉय जो जिसका इस्तेमाल होता है कैट्रिजेस की केसेस बनाने के लिए। कैट्रिजेस मतलब समझते हो ना, जो गोली होती है, बुलेट, बुलेट होती है ना, उसको जिसमें रखा जाता है उसको कहते हैं कैट्रिजेस। तो कह रहा है ऐसे अलॉय का नाम बताओ जिसका इस्तेमाल होता है कैट्रिजेस के केसेस बनाने के लिए। समझ रहे हो, तो ऐसा अलॉय कौन सा होगा, आपसे ये चीज़ पूछ रहा है। सिंपल सा आंसर है बेटा, ब्रास होता है। क्या होता है, ब्रास। लिख लो ब्रास। ब्रास किसका अलॉय होता है, यहाँ पे लिख लो, नहीं पता है तो कॉपर और जिंक का, कॉपर एंड जिंक। तो ब्रास का इस्तेमाल होता है कैट्रिजेस के केसेस को बनाने के लिए। लिखो, लिखा डैश इज़ अ फेरस अलॉय। एक फेरस अलॉय का एग्जांपल बताना है, स्टील बता दो। स्टील में क्या क्या होता है, नीचे लिख लो, फेरस होता है और कार्बन होता है। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है, फेरस होता है, निकेल होता है, क्रोमियम होता है और कार्बन होता है। ठीक है, ध्यान रखो, ये सब बेसिक सी बातें हैं, चैप्टर में बताई गई हैं, ऐसे भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, देखो, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, अब वही चीज़ बताया था, ब्रास किसका किसका अलॉय है, कॉपर एंड जिंक का। क्लियर है, देखो क्या लिखा है, एडिशन ऑफ टिन टू डैश लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन अलॉय सोल्डर। अब कह रहा है जो सोल्डर है उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसे कम होता है। अब देखो समझो मेरी बात, कुछ कुछ सोल्डर ऐसे होते हैं ना, जैसे टिन को अगर लेड में डालो, बेसिकली लेड और टिन मिला करके ही सोल्डर अलॉय बनाते हैं,
तो इनका टेम्परेचर बहुत कम होता है। इनको ऐसा है आप 60 70 80 डिग्री भी दोगे ना, पिघल जाते हैं ये, ठीक है ना। तो ये बहुत कम टेम्परेचर, लेकिन ठीक भी है। दो मेटल को अगर जल्दी से जोड़ना है तो आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो भाई अगल बगल की चीज़ों को भी इफेक्ट होगा। कम टेम्परेचर दोगे तो जल्दी से जुड़ जाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, डैश इज़ यूज इन मशीन पार्ट्स ड्यू टू इट्स डैश टेंसाइल स्ट्रेंथ। समझ रहे हो। अब देखो कह रहा मशीन पार्ट्स में किसका इस्तेमाल होता है, तो मशीन पार्ट्स में बेटा बेसिकली स्टील का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इसकी जो टेंशन है मतलब लोड को झेलने की ताकत जो है इसकी वो बहुत हाई रहती है, हाई। नेक्स्ट क्या है, द नॉन मेटालिक कंपोनेंट इन स्टेनलेस स्टील इज। अब देखो स्टेनलेस स्टील में बेसिकली चार कंपोनेंट होते हैं, आयरन होता है, निकिल होता है, क्रोमियम होता है और कार्बन होता है। अब इनमें से कौन सा नॉन मेटालिक यानी मेटल नहीं है, तो कार्बन मेटल नहीं है तो कार्बन लिख दो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कार्बन कंटेंट ऑफ स्टील इज। स्टील में कितना % कार्बन होता है ये चीज़ आपसे पूछ रहा है, तो लिख देना 0.5 से 1.5% के बीच में कार्बन होता है स्टील के अंदर। नेक्स्ट देखो क्या है, स्टेनलेस स्टील कंटेन्स। स्टेनलेस स्टील मतलब किस किस चीज़ का मिलकर बना होता है, इस चीज़ का मिलकर बना होता है, लिख दो आयरन होता है, निकिल होता है, क्रोमियम होता है और कार्बन होता है। क्लियर है बेटा अच्छे से। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को जो बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुँचाइए, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।